गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए। और आज की क्लास में हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो यूनिट थर्ड चल रही थी, यूनिट थर्ड में अब हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कोरल रीफ। क्या होता है कोरल रीफ? बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ईजी है, सिंपल है और इंटरेस्टिंग है, तो उसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे। कहता है कोरल रीफ, एक्चुअल में इसको हिंदी में कहते हैं प्रवाल भित्तियाँ। क्या कहते हैं? प्रवाल भित्तियाँ। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से नॉलेज दे दूँ कि कोरल रीफ एक्चुअल में क्या है। एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव है जो समुद्र में बनते हैं। सिंपल सी बात है, जो सी में बनेंगे, है ना, ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर बनते हैं। और जैसे ये बाद में जाके इतने बड़े होते हैं, एक टापू का रूप, आइलैंड का रूप ले लेते हैं। ठीक, तो होते ही कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। और फिर ये बाकी जो और भी जो पानी में जो अदर अदर एक्वाटिक जो ऑर्गेनिज्म, जलीय जीव रहते हैं, उनके लिए आवास और भोजन की व्यवस्था करते हैं ये कोरल रीफ। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में कोरल रीफ होते क्या है, क्या मतलब है कोरल रीफ का। तो कोरल रीफ मैंने हिंदी में बता दी, इसको बोलते हैं प्रवाल भित्तियाँ। क्या होती है प्रवाल भित्तियाँ? चलिए आगे देखते हैं। कहता है कोरल एनिमल्स आर मेराइन। सबसे बड़ी बात, जो कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्तियाँ हैं, अर्थात कोरल है कि एक एनिमल है। तो कोरल जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? मेराइन, समुद्री होते हैं। कॉलोनियल यानी कॉलोनी फॉर्म में, ग्रुप में रहते हैं। और पॉलीप्लाइड सिलेंट्रेट्स। और कैसे हैं ये? पॉलीप्लाइड, मतलब एक से ज़्यादा इनमें फॉर्म्स बनेगी। पॉलीप्लाइड, वो भी किसकी? पॉलीप्लाइड दो फॉर्म्स होती हैं, एक होता है मेडूसा, एक पॉलिप। तो कॉलोनियल है और पॉलीप्लाइड सिलेंट्रेट्स हैं। तो इनके अंदर क्या है? ये वो सिलेंट्रेट हैं जिनमें सिर्फ पॉलिप वाली फॉर्म बनेगी, जबकि नो मेडूसा फॉर्म, इसमें मेडूसा नहीं बनती। नेक्स्ट, कैलकेरियस यानी कैल्शियम कार्बोनाइड हॉर्नी स्केल्टन secreted by the oral animal is commonly known as कोरल। तो कहता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ अपना हॉर्नी, मतलब हॉर्नी होता है बहुत, कोरल एनिमल्स। ठीक है, तो कहते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ हॉर्नी स्केल्टन ये स्रावित करते हैं, सिक्रेटेड करते हैं। कौन करते हैं? ये कोरल एनिमल्स। इसीलिए हम इन्हें कोरल के नाम से बुलाते हैं। समझ आ की बात? क्योंकि इनका जो स्केल्टन है, इनका जो कंकाल है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना, और इसी वजह से ये बहुत हॉर्नी है, मतलब बहुत नुकीलेदार होता है इनका जो पूरा बाहर का स्ट्रक्चर है, स्केल्टन। तो इसीलिए हम इसे कॉमनली सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? कोरल। CORAL, कोरल। क्या बोलते हैं? कोरल। सम कोरल्स ग्रो इनटू मासिव सॉलिड स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म ब्रांच कॉलोनीज। कहते हैं कुछ कोरल्स ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े रूप में या बहुत बड़ी एरिया में बनते हैं, और वो सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, ठोस उनका संरचना होती है। और इनकी ब्रांचेस भी होती हैं, मतलब इनकी जो कॉलोनीज है वो ब्रांचेस फॉर्म में भी मिलती हैं। कोरल एनिमल बिलोंग टू द क्लास एंथोजोआ यूजली, और क्लास हाइड्रोजोआ। कहते हैं जो कोरल एनिमल्स हैं वो किस क्लास में काउंट होते हैं? एंथोजोआ में। और इनकी एक क्लास हाइड्रोजोआ भी है। ठीक, इतनी बात समझ आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ कोरल पॉलिप, कि कैसे कोरल पॉलिप का स्ट्रक्चर, संरचना होती है। कहता है स्मॉल अबाउट 10 मिलीमीटर लॉन्ग इज, ये लगभग ये छोटे होते हैं और लगभग 10 मिलीमीटर लंबे होंगे, और 1 से 3 मिलीमीटर इनका डायमीटर होता है, यानी इनकी विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई होती है। सम कैन ग्रो अप टू 20, इनमें से कुछ ऐसे जो 25 सेंटीमीटर तक भी बड़े हो सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। बेसिक डिस्क इज एब्सेंट हैज इट इज सराउंडेड बाय द कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन। वो कहते हैं इनमें बेसिक डिस्क जो होती है वो एब्सेंट होती है, और ये चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन से। एक कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ बाह्य कंकाल से ये घिरे हुए होते हैं। ओरल डिस्क बियर द, जिस जिस शरीर का वो भाग जिस तरफ मुख या मुंह पाया जाए, माउथ मिलता है, वो साइड कहलाती है ओरल। तो ओरल डिस्क बियर दी न्यूमरस टेंटिकल। वो कहता है जहाँ, तो जो ओरल डिस्क है वहाँ पर बहुत सारे टेंटिकल लगे होते हैं, और अलग अलग पंक्तियों में, सेवरल रोज। फेरिंग्स शॉर्ट विद नो साइफोनो ग्लिफ्स। वो कहता है कि जो फेरिंग्स है उसमें वो बिना किसी साइफोनोग्लिफ्स के होता है। फेरिंग्स तो आपको पता है, जो गले वाली बात कर रहा है वो।
मीजेंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड टू अपर पार्ट, और ऊपर वाले हिस्से में आपको मीजेंट्रीज नहीं मिलेंगी। मसल नॉट वेल डेवलप, इसके अंदर मसल्स अच्छी तरीके से विकसित नहीं होती। लिविंग पॉलिप फाउंड ओनली ऑन द सरफेस लेयर ऑफ द कोरल मास, कहते हैं जो लिविंग पॉलिप है, जो जीवित आपका पॉलिप है, वो हमेशा आपको कहाँ मिलेगा? कोरल मास के सरफेस के ऊपर। समझ आ गई? फीडिंग बोथ रेप्टोरियल एंड सस्पेंशन टाइप, तो जो इनकी फीडिंग है वो कैसी है? रेप्टोरियल और सस्पेंशन टाइप की है, मतलब ये जो पोषण करते हैं वो कैसे करते हैं? रेप्टोरियल और सस्पेंशन। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कोरल स्केल्टन की, जो कोरल स्केल्टन है उसका संरचना कैसी है। कहता है स्केल्टन ऑफ ए सॉलिटरी कोरल नोन हैज ए कोरलाइट, जो सॉलिटरी कोरल है आपका, सॉलिटरी मतलब अकेला, सॉलिटरी मतलब क्या होता है? अकेला रहने वाला। जो सॉलिटरी कोरल है उसका जो स्केल्टन है, कंकाल है, वो कैसा है? उसे कहते हैं कोरलाइट। कि ए का मतलब नोन हैज, कहा जाता है कोरल लाइट। वो वाले कोरल्स जो अकेले रहते हैं, SOLITARY, सॉलिटरी, जो सॉलिटरी है, अकेले हैं, उनके स्केल्टन को हम क्या कहते हैं? कोरल लाइट। स्केल्टन इज कैलकेरियस, और जिनका स्केल्टन कैसा है? कैलकेरियस है। स्ट्रक्चर सीक्रेटेड बाय द काल को स्रावित किया होता है। इन कॉलोनियल फॉर्म्स कोरेलाइट आर इंडिविजुअल पॉलिप्स विच फ्यूज टू फॉर्म स्केल्टन मास कॉल्ड दी कोरेलॉन। वो कहता है कि जबकि जो कॉलोनियल फॉर्म्स है, जहाँ पर कॉलोनी फॉर्म में मिलती है, पहले हम सॉलिटरी फॉर्म की बात कर रहे थे, जहाँ पर कॉलोनियल फॉर्म्स मिलती हैं, कोरेलाइट्स आर इंडिविजुअल पॉलिप्स विच फ्यूज टू फॉर्म स्केल्टल मास। वहाँ पर एक जो इंडिविजुअल आपका पॉलिप है वो फ्यूज़ कर जाता है, और क्या बनाता है? फ्यूज़ करके मिल के क्या बनाता है? स्केल्टल मास, बहुत बड़ा स्केल्टल मास बनाता है, कंकाल का बहुत बड़ा एरिया बनाता है, जिसे हम कहते हैं कोरिलम। क्या कहते हैं? कोरिलम, CORALLUM, कोरिलॉन, कोरलॉन। ईच कैरोलाइट, CORALLIT, ईच कैरोलाइट स्टोनी कप विद बेसल प्लेट, वॉल ऑफ द cup called theca, cavity of the cup contain vertically radiating ridges called the sclerosepta, inner end of the sclerosepta fused to form a irregular central skeletal mass or columella। वो कहता है कि जो आपका कोरेलाइट है, कोरेलाइट हम किसे बोल रहे हैं? जो सॉलिटरी कोरल है आपका, उसकी मतलब जो स्केल्टन है, बाहर का जो कंकाल है कोरेलाइट, वो कैसा होता है? स्टोनी कप विद, इसका कैसा होता है? स्टोनी मतलब पत्थर जैसा, कप लाइक बेसल प्लेट होगी। वॉल ऑफ द कप कॉल्ड थीका, और कप की जो वॉल है उसे हम थीका नाम से पुकारेंगे। कैविटी ऑफ द कप कंटेन वर्टिकली रेडिएटिंग रिजेस कॉल्ड दी स्क्लेरोसेप्टा, और जो कैविटी है, गुहा है किसकी? कप की, CAVITY, कैविटी है जो कप की, उसके अंदर वर्टिकल खड़ी खड़ी रेडिएटिंग रिजेस, गर्त पाई जाती हैं, जिसे हम स्क्लेरोसेप्टा कहते हैं। इनर एंड ऑफ द स्क्लेरोसेप्टा है इरेगुलर, इरेगुलर मतलब कोई पैटर्न नहीं है। सेंट्रल स्केल्टल मास, केंद्रीय कंकालीय मास बनाती हैं, जिसे हम कोलुमिला के नाम से बुलाते हैं। आगे बात करते हैं कि हाउ टू फॉर्म द कोरल स्केल्टन, फॉर्मेशन ऑफ द कोरल स्केल्टन, कैसे कोरल स्केल्टन की फॉर्मेशन होती है। कहता है इन ऑल कोरल पॉलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो कोरल पॉलिप के अंदर हमेशा क्या होता है? गैमीट का फ्यूजन होगा, और ये लैंगिक जनन करते हैं। जाइगोट डेवलप इनटू ए फ्री स्विमिंग सिलिएटेड पेलुला लार्वा, जब जाइगोट बन जाता है वो धीरे धीरे डेवलप करता है एक फ्री स्विमिंग सिलिएटेड, मतलब जिसमें सिलिया प्रेजेंट हो, ऐसा लार्वा, जिसका नाम है प्लेनुला लार्वा। तो कोरल लीफ के अंदर जो लार्वा बनता है उसे हम कहते हैं प्लेनुला लार्वा। गेट अटैच टू द सबस्ट्रेटम एंड मेटामॉर्फोसिस टू ए यंग कोरल पॉलिप। फिर क्या होता है? ये जो जाइगोट से जो प्लेनुला लार्वा बना, वो धीरे धीरे सबस्ट्रेटम के साथ चिपक जाएगा, मतलब जो आपका समुद्र है उसका बॉटम है, जो तली है, वहाँ पर चिपक जाएगा, और क्या करेगा? मेटामॉर्फोसिस। क्या करेगा? मेटामॉर्फोसिस, हिंदी में कहते हैं कायांतरण, और क्या बना लेगा? एक यंग कोरल पॉलिप, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक यंग जवान कोरल पॉलिप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। रिप्रोड्यूस, आगे क्या है? रिप्रोड्यूस बाय बडिंग टू फॉर्म ए कॉलोनी, और आगे फिर क्या करेगा? वो बडिंग करेगा, मुकुलन करेगा, और अपनी कॉलोनी बना लेगा। एक सिंगल, पहले एक कोरल पॉलिप था, वो आगे बडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा अपनी कॉलोनी बना लेगा। पॉलिप बिगन टू सिक्रीट ए स्केलेटल सेडिमेंट कॉल्ड दी प्रोथीका बाय द एक्टोडर्म। उसके बाद जो पॉलिप है
वो सिक्रीशन यानी श्रावण करना शुरू करेगा किसका, स्केलेटल रूडिमेंट का। स्केलेटल रूडिमेंट मतलब कि जो कल को जो कंकाल बनेगा उसके लिए कच्चा पदार्थ तैयार शुरू कर देगा, जिसे कहते हैं प्रोथिका बाय द एक्टोडर्म, मतलब एक्टोडर्म से प्रोथिका सिक्रीट होना शुरू हो जाएगी। रेडियल फोल्ड डेवलप एंड सिक्रीट स्क्लेरो a rim built around the polyp at thecal wall, further skeletal material added into the gap between the sclerosepta। फिर क्या होगा, इसी समय इसी इसी दौरान a rim built around the polyp के अराउंड में एक रिम बनना शुरू हो जाएगी एट दी थीकल वॉल, कहाँ पर, थीकल वॉल पर। फर्दर स्केलेटल मटेरियल एडेड, उसके बाद लगातार जो आपका कंकाली जो मटेरियल जिससे कंकाल बनाना है, अब कैल्शियम कार्बोनेट का बनाना है तो कैल्शियम कार्बोनेट का लगातार जमाव होता जाएगा, जो बीच बीच में गैप्स बने हैं, कौन से गैप के बीच में, स्क्लेरोसेप्टा के बीच में। बाय बडिंग ऑफ ए न्यू पॉलिप कॉलोनी ग्रो इन साइज अलॉन्ग मार्जिन एंड सरफेस, मुकुलन के माध्यम से बडिंग के माध्यम से नए नए पॉलिप बनते जाएंगे, कॉलोनी ग्रो करती जाएगी अपने साइज वाइज, कहाँ कहाँ पर, मार्जिन पर और सरफेस के ऊपर। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस एंड वेरिएशन ड्यू टू द डिफरेंस इन द पैटर्न ऑफ बडिंग, कुछ संरचनात्मक भिन्नताएं और परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और ये सब कैसे क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बडिंग का पैटर्न है, मुकुलन का जो तरीका है, वो उनमें भिन्नता होने की वजह से, राइट। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंड ऑफ द कोरल रीफ, कि हमारा कोरल रीफ के प्रकार कौन कौन से, कितने टाइप के कोरल रीफ होते हैं। कहता है कंटिन्यूस बडिंग ऑफ द कोरल पॉलिप क्रिएट द मासिव स्ट्रक्चर कॉल्ड द कोरल रीफ। लगातार जो कोरल पॉलिप जो बडिंग कर रहे हैं, मुकुलन कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, क्रिएट, बनना, CREATES, क्रिएट्स मासिव स्ट्रक्चर, मासिव होता है बहुत बड़ा एक संरचना बन जाती है, जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं। कोरल रीफ यानी प्रवाल वित्तियाँ कहते हैं। कोरल रीफ इज अ रिज ऑफ लाइमस्टोन अपर सरफेस ऑफ विच इज नियर द सी सरफेस। कहता है कोरल रीफ इज ए रिज ऑफ द लाइमस्टोन, मतलब कि वो कहता है कोरल रीफ एक्चुअल में एक रिज है, किसका, लाइमस्टोन का। रिज मतलब होता है जैसे बहुत बड़ा कोई जगह है लाइमस्टोन की, ठीक, संगमरमर की, जिसे आप कहते हो। अपर सरफेस ऑफ द विच ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेटेड बाय द स्टोनी कोरल्स, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कैसे किससे स्रावित होता है, स्टोनी कोरल से। ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ कोरेलाइन एल्गी एंड फॉर्मिनीफेरेंस, यानी कुछ प्रोटोजोन्स और कुछ जो कोरेलाइन एल्गी है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कोरल नीड वार्म शैलो वाटर्स विद टेम्परेचर अबव 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहता है कि इन्हें एक तो शैलो वाटर, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं चाहिए, जैसे मतलब कोई आधा, मतलब 500 मीटर गहरा पानी है, इसको हल्का पानी चाहिए, छिछला, मतलब कम गहरा पानी चाहिए, और जिसका टेम्परेचर कितना हो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो। कोरल देयरफॉर फाउंड ओनली एट दी इंडो पैसिफिक, सेंट्रल वेस्टर्न पैसिफिक और कैरेबियन रीजन्स। तो आपको ये जो कोरल्स हैं वो ज़्यादा देखने को कहाँ मिलते हैं, आपने देखा होगा डिस्कवरी में कोरल्स दिखाते हैं ना बहुत, जैसे अगर आप कहीं कभी आपको मौका मिले घूमने का अंडमान निकोबार, तो वहाँ पर भी आइलैंड्स के आसपास कोरल रीफ बहुत होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल कोरल्स होते हैं, जो अर्थ समुद्र के अंदर बिल्कुल डीप में जाके मिलते हैं वहाँ उनकी बॉटम पे। तो ये आपको किस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में, सेंट्रल वेस्टर्न पैसिफिक में और कैरिबियन रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। कहता है डिपेंडिंग अपॉन देयर फॉर्मेशन 3 काइंड, तो 3 प्रकार के, मतलब जिस टाइप के बने होते हैं, बनने के आधार पर हम 3 टाइप को उनमें बांट सकते हैं। पहला टाइप है आपका फ्रिंगिंग रीफ। क्या है फ्रिंगिंग, FRINGING, फ्रिंगिंग रीफ, ये किस टाइप का होता है देखते हैं। कहते हैं कोरल रीफ सिचुएटेड क्लोज टू सम वॉल्केनिक आइलैंड और कंटिनेंट। वो कहता है जब कोई कोरल रीफ कहाँ हो, जिसकी पोजीशन कैसी हो, सिचुएशन कैसी हो, मतलब वो कहाँ पर हो, जस्ट क्लोज टू द वॉल्केनिक आइलैंड, मतलब कोई ऐसा आइलैंड, कोई ऐसा, मतलब आपका ये फटने से बने हो, या कोई कॉन्टिनेंट या कोई ऐसा महाद्वीप हो छोटा सा, उसके आसपास बनते हैं। मे एक्सटेंड टू ए डिस्टेंस ऑफ अ क्वार्टर माइल फ्रॉम द शोर। कहता है ये ज़्यादा, मे एक्सटेंड टू ए डिस्टेंस ऑफ ए क्वार्टर माइल, मतलब कि ज़्यादा दूर नहीं होते, जो आपका तट होता है तट से थोड़ी सी दूर पर मिल जाएंगे आपको क्वार्टर माइल। मोस्ट एक्टिव जोन ऑफ द कोरल ग्रोथ फेसिंग द सी, और सबसे
किसी भी समुद्र के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्टिव जोन कौन होता है? कोरल ग्रोथ। कोरल ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा फेस होता है सी वर्ड जोन नोन एज ए एज और फ्रंट। जो सी वर्ड जोन होता है मतलब जो समुद्र की तरफ जो उसका सिरा होता है उसे कहते हैं एज और फ्रंट। शैलो वाटर चैनल 50 to 100 मीटर वाइड लाई बिटवीन द रीफ edge and shore during the low tide water channel recede to expose the flat bottom surface called the reef flat। तो हम ये सारा भी देखेंगे डायग्राम के थ्रू तो थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। रीफ फ्लैट कंपोज्ड ऑफ सैंड मड डेड एंड लिविंग कोरल एंड अदर एनिमल्स। तो जो इनके पास आपको ये सारी चीज़ें इनके अंदर मिल सकती हैं। एक होता है बैरियर रीफ। कहता है बैरियर रीफ किस टाइप के? सिमिलर टू द फ्रिंगिंग रीफ बट एट ए ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द शोर। ये तट से काफ़ी दूर होते हैं। स्ट्रेच ऑफ द वाटर सेपरेटिंग रीफ एंड द शोर इज अप्रॉक्सीमेटली 1/2 to 10 माइल मतलब लगभग आधे किलोमीटर से लेके 10 मील दूर होते हैं ये एक तट से। दिस स्ट्रेच इज नोन एज ए लेगून। और इतनी दूरी को बीच का ये जो खाली स्थान है उसे हम लेगून के नाम से बुलाते हैं। लेगून आर डीप एंड सूटेबल फॉर द नेविगेशन। तो ये कहते हैं जो लेगून्स होते हैं बहुत गहरे होते हैं और ये नेविगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम देख लें तो ये आपका है फ्रिंगिंग रीफ। ये कोई रीफ चार तरफ से उसे कवर कर रहा है फ्रिंगिंग रीफ, ठीक है ना। और ये ओशियन हमारा, ये हमारा बैरियर रीफ है। बैरियर के जैसे बीच में टापू और दूर दूर टुकड़ों में रिंग तो है लेकिन वो टुकड़ों में है। तो ये और बीच में और ये तट से काफ़ी दूर है। देखो ये तट के साथ ही है, ये हमारा कोई टापू है कोई आइलैंड है उसके साथ ही बना हुआ है और ये तट से काफ़ी दूर है, डिफरेंस है। तो ये बहुत दूर है, लगभग आधा मील से लेके 10 मील तक इतना होता है, ठीक डिफरेंस। और ये आपका एटॉल तीसरा जो भी देखेंगे हम कंडीशन एटॉल। एटॉल में क्या है कि बीच में कुछ भी नहीं है और जो बीच वाला एरिया है उसे कहते हैं लेगून और साथ में रिंग बनती है वो भी टुकड़ों में। तो इस तरीके से कहते हैं एटॉल वाला। तो कहते हैं एटॉल नोन एज कोरल आइलैंड और लेगून आइलैंड। तो हम एटॉल को क्या कहते हैं? कोरल आइलैंड। तो आल्सो नोन हैज कोरल आइलैंड और लेगून आइलैंड। तो एटॉल को हम क्या कहते हैं? कोरल आइलैंड या लेगून आइलैंड, क्योंकि बीच में आइलैंड तो है नहीं मेन, तो उसका नाम ही पड़ गया लेगून या आइलैंड। रिंग लाइक और हॉर्स शू शेप इनसर्कलिंग अ लेगून। तो कहते हैं इसकी ये रिंग की तरह किसी गोलाकृति की तरह होता है और या तो जो घोड़े की नाल की तरह होता है इनसर्कलिंग द लेगून, ठीक। लेगून में बी कंप्लीट और ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ नेविएबल चैनल्स, ठीक है। तो वो कहता है कि ये तो एक रिंग में भी हो सकता है या टुकड़ों में टूट भी, ऐसे जैसे दिख रहा है टूटा हुआ ऐसा भी हो सकता है। आउटर साइड ऑफ द रीफ स्लोप ऑफ इनटू द ओशियन। तो जो बाहर तरफ है वो काफ़ी ढलान होती है। आगे बात करते हैं थ्योरी ऑफ द फॉर्मेशन कि कैसे हम अब से वो उन सिद्धांतों की बात करते हैं जिनके आधार पर इनकी फॉर्मेशन होती है, इनका बनना कैसे बनते हैं ये कोरल रीफ। पहली थ्योरी आती है, पहला सिद्धांत आता है सब्सिडेंस थ्योरी। क्या बोलती है? पुट फोर्थ बाय द डार्विन। इसके बारे में डार्विन ने बताया ऑल वो हमें कहाँ मिल रहे हैं? ऐसे रीजन मिलते हैं जहाँ पर सब्सिडेंस ऑफ द लैंड है ना टेकन प्लेस। इनिशियली कोरल ग्रू एज ए फ्रिंगिंग रीफ ऑन स्लोपिंग शोर ऑफ द आइलैंड। तो कहते हैं ज़्यादातर कोरल रीफ वहीं ग्रो करते हैं या फ्रिंगिंग रीफ वहीं ग्रो करते हैं जहाँ पर आपके तट, शोर मतलब आपका जो आइलैंड का जो किनारा है उसकी ढलान के ऊपर ये हमको दिखते हैं। Subsidence of the island commenced and reef turned into a barrier of the reef. Island finally become the smaller and disappeared beneath the ocean, leaving atoll and lagoon। तो जो आइलैंड है वो फाइनल धीरे धीरे वो डूब जाता है, छोटा रह जाता है या डिसअपेयर हो जाता है beneath the ocean। और लास्ट में हमारे पास क्या रहता है? अटॉल या लेगून्स बने रह जाते हैं। अगली थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ऑफ सी बॉटम राइज कि आपका जो किनारा है वो ज़्यादा बढ़ गया, मतलब वो ज़्यादा ऊंचा हो गया। मतलब प्रोपाउंडेड बाय द जॉन मूरे ने इसके बारे में बताया था। कोरल ग्रो ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ द लेगून ओशन बॉटम। कहते जो कोरल्स जो सबसे ज़्यादा काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं बॉटम से, डिपोजिशन ऑफ द सेंडिमेंट ब्रिंग देम इनटू ए ऑप्टिमम लेवल फॉर द कोरल ग्रोथ। और जितना ज़्यादा वहाँ पर गंदगी इकट्ठी होती जाएगी उतना ही ऑप्टिमम लेवल कोरल ग्रोथ के लिए बेटर होगा। बैरियर रीफ एंड एटॉल जो टाइप है आपकी प्रोड्यूस बाय द बेटर ग्रोथ ऑफ द कोरल और एजेस ऑफ द कोरल डेपोजिशन एंड सोल्यूशन ऑफ द इनर कोरल रीफ। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको। तीसरी थ्योरी क्या है? ग्लेशिएशन कंट्रोल थ्योरी। इसमें ये किसने दी थी? पेंक और डेली ने।
ड्यूरिंग द ग्लेशियल पीरियड फॉर्मेशन ऑफ द आइस कैप लोअर्ड द लेवल ऑफ द ओशन बाय 60 to 70 मीटर। वो कहता है जब आपका ग्लेशियल पीरियड, जब बर्फ़ वाला पीरियड आता है, जब सब तरफ जो ग्लेशियल पीरियड आता है, तो उस समय क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द आई कैप्स बनती हैं लोअर द लेवल ऑफ द, उससे क्या होता है आपका जो ओशन का जो लेवल है वो नीचे हो जाता है 60 to 70 मीटर तक पड़ा। कोरल बिगन टू ग्रो ऑन द फ्लैट सरफेस, तो जो कोरल है वो फ्लैट चपटे सरफेस पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं ओशन के। एंड केप्ट पेस विद द राइजिंग ओशन लेवल फॉर्मिंग द रीफ, और धीरे धीरे वो रीफ की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये दिखाया हुआ है कि ये हमारा फ्रिंगिंग रीफ है, ये बैरियर रीफ है, और ये एटॉल है। कि हमारे पास क्या था, ओशन पहले ऊपर था, पानी भरा हुआ ओशन में, और नीचे क्या है हमारे पास डिसेंडिंग क्रस्ट। तो ये हमारा धीरे धीरे बनना शुरू हुआ, और ये आइलैंड की फॉर्मेशन हुई, कोरल रीफ ऐसे बन गए साइड में आके, डेपोजिशन हुई, और धीरे धीरे इस तरीके से। बैरियर रीफ में देखो सेम वही कहानी है कि हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल असेंडिंग कोरल्स है। तो ये आपके पास क्या है, क्रस्ट है हमारे पास, और धीरे धीरे ये बनना शुरू हुए, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुए। और देखो यहाँ पर क्या कि पहले आइलैंड ऊपर था, वो धीरे धीरे अब ये जो आपका पानी का लेवल है वो ऊपर चढ़ रहा है। तो जो आपका आइलैंड है वो धीरे धीरे डूब रहा है, यहाँ थोड़ा सा रह गया, और यहाँ पूरा ही आइलैंड आपका डूब गया। पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। समझा रही बात, पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया, और जो आपका वो तो बीच में सिर्फ अब कोरल लेगून रह गया, बाकी जो टापू था, आइलैंड था, वो खत्म हो गया। ठीक, अब देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे कोरल रीफ की। कहता है हाईली फेवरेबल साइट फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑयल। यहाँ कोरल रीफ में आपको सबसे ज़्यादा तेल मिलता है। ठीक है, निक नेम रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन ड्यू टू दी बायोडाइवर्सिटी। कोरल रीफ को हम निक नेम भी देते हैं। निक नेम क्या देते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन, ओशियन का रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। होम टू प्लांट एंड एनिमल्स समटाइम्स ह्यूमन इनहेबिटेड, तो यहाँ पर हम प्लांट और एनिमल्स का होम भी रख सकते, बना सकते हैं। आगे डी डिकोरेटिव वैल्यू, यानी कि कोरेलम रूबेरम, डेकोरेटिव वैल्यू भी होती है, जैसे कोरेलम रूबेरम जो हमारे इन इंडिजिनस, वो कहता है इंडिजिनस मेडिसिन सिस्टम इन दी साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में काफ़ी जगह हम इनको मेडिसिन की तरह भी यूज़ करते हैं। चंक ऑफ द और कोरल बिलोंगिंग टू द पोराइट स्पीशीज यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल, तो कुछ कोरल्स का जो चंक्स है, मतलब उसका जो चूरा है, चूरन जो है, वो हम बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द लाइम, मोरा लाइम एंड मोटरा एंड सीमेंट की तरह, तो इनमें भी हम यूज़ करते हैं। नेचुरल बैरियर अगेंस्ट दी वेव, सुनामी एंड हॉरिकेन्स, ये बैरियर होते हैं, मतलब इनसे हमें बचाव होता है। वेव जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, या सुनामी आती है, या हरिकेन्स आते हैं। नर्सरी ग्राउंड फॉर द कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिशेज़, तो ये हमारे लिए जो कमर्शियली जो इंपॉर्टेंट फिशेज़ है, मतलब जिनसे हम व्यापार करते हैं, उन मछलियों को वहाँ पर पैदा करने के लिए जगह बनती है, और टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी एक पॉइंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द कोरल रीफ, कि कैसे हमारी कोरल रीफ डिस्ट्रॉय हो रही है, ख़त्म हो रही है। पहला इसका रीज़न है रीफ ब्लीचिंग का। वाटर कंडीशन cause coral to expel the photosynthetic algae that provide them their color can be due to the increase in the water temperature। तो रीफ जो ब्लीचिंग, वो भी इसका एक कारण है कि इनकी ख़त्म होने का। कहता है वाटर कंडीशन कॉज कोरल टू एक्सपेल, तो वो कहता है जो वाटर कंडीशन की वजह से क्या होता है कि कोरल बाहर एक्सपेल होता है, और उससे वहाँ पर फोटोसिंथेटिक एल्गी आ जाती है, और दैट प्रोवाइड देम देयर कलर, उनको कलर मिलता है। कैन बी ड्यू टू द इंक्रीज इन दी वाटर टेम्परेचर, और ये क्यों हो रहा है, वाटर टेम्परेचर की वजह से। पॉइजन फिशिंग यूज टू कैप्चर फिश एंड कोरल ड्वेलिंग मैरीन एनिमल्स, फिशिंग कैन मेटाबोलाइज द साइनाइड यूज टू कैप्चर फिशेज, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फिशेस को कैप्चर करते हैं, एंड कोरल्स को करते हैं। ड्वेलिंग मरीन एनिमल्स, फिश कैन बी मेटाबोलाइज साइनाइड, तो क्या करते हैं जो फिशेज है वो अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन की हेल्प से साइनाइड की फॉर्मेशन करती हैं, एंड आर टेम्परेली टर्न टू बी कैप्चर्ड फॉर द ऑर्नामेंटल पर्पज, राइट। कोरल कैन नॉट बी मेटाबोलाइज साइनाइड एंड डाई इन दी क्लाउड ऑफ द पॉइजन, तो जो कोरल्स होते हैं वो
साइनाइड को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता और धीरे धीरे से उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन, अगर पानी गंदा है तो भी रीफ आर द हार्म्ड व्हेन ऑयल फर्टिलाइजर एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट इज डम्प्ड इनटू द एरिया। जब उनके आसपास ये सारी गंदगी पड़ी हो तो भी ये खत्म होने शुरू हो जाते हैं। दीज केमिकल कैन बी हार्मफुल एंड कट सनलाइट एबिलिटी फ्रॉम द रीफ। तो रीफ को जितनी पानी लाइट चाहिए वो सब नहीं मिल पाती इनको प्रॉपर लाइट, तो भी इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्स्ट reason is sedimentation. Construction and mining can create the silt and soil runoff. Particle can out of the sunlight and nutrient to be correct। तो जो जो हमारी खाने होती हैं उनसे जो निकलने वाले जो स्लिट है और जो सॉइल है वो भी इनको कवर अप कर देती है और उनको प्रॉपर सनलाइट और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते। अगला है careless tourism. Touching off by the drivers, snackers can be kill the coral reef. बोटिंग एंड फिशिंग आल्सो कॉज द डैमेज। तो इनके आसपास जो टूरिस्ट जाते हैं और अपनी नाव को लेके जाते हैं या फिशिंग करते हैं उनसे भी इनको काफ़ी नुकसान होता है कोरल्स को। कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द डिक्लेयरिंग मरीन प्रोटेक्टिव एरियाज। इनिशिएटिव लाइक कोरल रीफ वॉच यूज द सैटेलाइट डाटा टू मॉनिटर द सी सरफेस टेम्परेचर टू द अवॉइड द ब्लीचिंग। तो इन चीज़ों से हम इनको बचा भी सकते हैं। तो थैंक यू।